तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखिए हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर, ठीक है, जो कि 2026 को के लिए शुरू किया गया। ठीक है, उसमें आज हम लोग डे 3 पर आ गए और पहले हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनदर सब्जेक्ट को हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक, तो ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत 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 रेलिवेंट सीरीज़ मेरे द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है और महत्वपूर्ण भी बहुत है। ठीक है, जब आप लोग सहयोग करेंगे तो ये काफ़ी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, काफ़ी बच्चों को हेल्प भी करेगा। और इन 120 थीम्स, यानी कि हमने जो 120 थीम्स जो है पुटअप की है, जिससे प्रीवियस ईयर 10 सालों में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो वो यूपीएससी की थीम हमने जो पकड़ी है उसमें जो 120 क्वेश्चन, मतलब 120 जो थीम पकड़ी है उसमें शायद यूपीएससी 20 या 30 क्वेश्चन तो मतलब उन थीम से तो उठा ही सकता है। क्वेश्चन करने का वो तो हमेशा उसका यूपीएससी का तरीका अलग ही होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने इन थीम्स को पढ़ा है तो इन थीम से क्वेश्चन नहीं आएगा। और बहुत 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 ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट होगा कि आप लोगों ने इन थीम्स को पढ़ा है तो आप लोग उस क्वेश्चन को टैकल करने की हालत में भी होंगे। ठीक है, तो अब प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस इनिशिएटिव को बूस्टअप करिए, अपनी मेमोरी को बूस्टअप करिए, अपने नॉलेज को बूस्टअप करिए और डेली 8 AM to 9 AM मेरे साथ मॉर्निंग में जोड़िए। ठीक है, तो आज हम लोग डे थ्री में डीपीएसपी को कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने डे वन में फंडामेंटल राइट्स को, डे 2 में सिटीजनशिप्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग डे थ्री में डीपीएसपी को करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। अब आप लोग सब लोग हम जैसा बोलते हैं कि A4 साइज़ उठा लो, A4 साइज़ का पेज, और जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट हम बता दे जाए उनको पॉइंट पॉइंट करके लिखते जाओ, जिसमें आप लोगों को 1 मंथ पहले उसको रिवाइज करने में सिर्फ 2 या 3 मिनट की टाइम लगे। ठीक, क्योंकि सिलेबस बहुत बल्कि है, उसको जितना शॉर्ट्स करते चले जाओगे टाइम उतना बचेगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले डीपीएसपी को पढ़ने के लिए 2 मिनटों को मैं थोड़ा स्लाइड सेट कर लूँ। आज थोड़ा आगे पीछे हो गई है स्लाइड मेरी, 1 मिनट। हाँ, चलिए पहले यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इनको परिचय में क्या बोलते हैं इनके लिए। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट कर लो, स्टार लगा लो। उसके बाद आर्टिकल 36 से 51, दूसरा पॉइंट स्टार लगा लो। ठीक है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर राज्य को कानून और नीतियाँ बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। ठीक, उसके बाद इनका उद्देश्य, अब स्टार लगा लो, इनका उद्देश्य लिखो, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना इनका डीपीएसपी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो सॉरी मेरा थोड़ा आज कोल्ड हो गया तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक, उसके बाद इतना समझ में आया, उद्देश्य समझ में आया। उसके बाद क्या है, संवैधानिक आधार क्या है। देखो, संविधान का भाग क्या है, 4 है, पहले ही बता चुके हैं। अनुच्छेद क्या है, 36 से 51 है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, प्रकृति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैर न्यायालय है। देखो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के हर एक विषय यानी कि हर एक आर्टिकल का उल्लंघन होने पर आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं। इनके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इनमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के लिए हैं और राज्य द्वारा ही इस पर कानून को बनाया जाता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इतना वो क्या बोलते हैं, इतनी भागीदारी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये गैर न्यायालय है, ये बात याद रखना। और इसका लक्ष्य क्या है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, ये भी पता है, ये भी याद रखना। उसके बाद मॉडल, यानी कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब सब लोग जितने भी लोग ये मेरी बात को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात को कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी उतने ही ज़्यादा लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर दो कि ये देखो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। ठीक है, कब, 1937 में। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि डीपीएसपी को भारतीय संविधान ने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था, इतना याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कि फंडामेंटल राइट्स को कौन से देश से लिया गया।
ठीक, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो आर्टिकल 36 वही है जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में 12 है, यानी कि 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई और 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई। तो वो राज्य की परिभाषा हम लोग उस टाइम पढ़ चुके हैं। अब देखो अनुच्छेद 37 यानी कि डीपीएसपी की प्रकृति के बारे में बात करता है। 37 के अनुसार डीपीएलई न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोलता है फिर भी ये देश के शासन के में मौलिक अधिकार है। ठीक है, देश के शासन में मौलिक अधिकार है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं होते, यानी कि न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। देश को अच्छा बनाने के लिए ये मौलिक अधिकार बोल सकते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाकर इन्हें लागू करे। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो कानून बनाकर इसको लागू करे। किसी व्यक्ति का कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और ना ही इनका उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस बात को याद रखना, बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी कि डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स संविधान की आत्मा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा बोलती है, दोनों को, लेकिन ये वाद योग्य हैं, ये वाद योग्य नहीं है। उसके समझ में आया। अब देखो डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है, 3 प्रकार से हम लोगों ने किया है, एक समाजवादी, एक गांधीवादी, दूसरा उदारवादी। इतना मान लो कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, और ये कैटेगरीज 3 कौन कौन सी हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब पहली कैटेगरी के हम लोग बारे में पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये तीनों कैटेगरी से मिला के क्वेश्चन आगे पीछे करके हर एक क्वेश्चन के, जैसे समाजवादी से एक आर्टिकल ले लेगा, गांधीवादी से एक आर्टिकल ले लेगा। ठीक है, और मिला के हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैचिंग वर्ड्स में। तो इन तरह इसके नेचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, अब देखो समाजवादी सिद्धांत पहली कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में इसका क्या उद्देश्य है कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित ये परिकल्पना दी गई है। अब इसमें अनुच्छेद 38 भी आता है। देखो अनुच्छेद 38 बोलता है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, जिसमें राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये वही है। उसके बाद 38 पढ़ा। उसके बाद 39 में बोलता है राज्य की नीति के आधार पर राज्य सुनिश्चित करेगा कि पुरुष एवं महिला को समान आजीविका मिले। पहला पॉइंट इसमें है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संपदा का समान वितरण इसमें किया गया है। ठीक, तीसरा पॉइंट है धन का संकेंद्रण ना हो। चौथा है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है बच्चों का शोषण ना हो। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या है, स्वस्थ विकास के अवसर। ठीक है, उसके बाद अब 39A को हम लोग देखते हैं। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। जितने मन करे उतने स्टार लगा लो, 2-3 बार PYQ। ठीक, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको याद रखना। इस 39A को, इस आर्टिकल को याद रखो, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, जिसमें गरीबों की मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय तक समान पहुँच, ये 2 पॉइंट्स बात कही गई है। ये 2 पॉइंट को भी याद रखना और उस आर्टिकल को भी याद रखना। ठीक, उसके बाद 41 हम लोग देखेंगे। 41 काम शिक्षा व सहायता का अधिकार की बात की गई। काम शिक्षा व सहायता के अधिकार की बात की गई 41 में। ठीक है, जिसमें राज्य 4 चीज़ें प्रदान करेगा। क्या क्या, बेरोजगारी से सहायता, वृद्धावस्था में सहायता, बीमारी में सहायता और शिक्षा में सहायता। ये 4 पॉइंट विथ ये आर्टिकल हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब 42 क्या बोलता है। 42 कार्य की मानवीय दशाओं के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें ये 2 तरह की मानवीय दशाओं में राहत देने की बात करता है। कौन कौन सी, मातृत्व राहत, यानी कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तब माता को उस टाइम जो है थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है, उसको रेस्ट चाहिए होता है, तो उसमें उस टाइम गवर्नमेंट यानी कि राज्य राहत देगा। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित कार्य और वातावरण, माता को सुरक्षित कार्य और वातावरण यानी कि सभी लोगों को सुरक्षित कार्य और वातावरण देने की राज्य बात करता है। ठीक है, तो 42 भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी याद रखो। अब देखो 43 जीविका योग्य वेतन, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको स्टार लगा लो। ठीक है, जीविका योग्य वेतन में 3 तरह की राज्य बात करता है। वो हम लोगों को क्या क्या देगा, न्यूनतम मजदूरी। ठीक है, यानी कि एक जैसे मान लो कि 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये है, ये न्यूनतम वेतन है, तो इतनी तो राज्य देगा ही देगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसको न्यूनतम मजदूरी यानी कि न्यूनतम वेतन उसके काम का देना ही होगा। जितना कि उसने श्रम किया है तो उसका उतना वेतन उसको मिलेगा, ये राज्य इतनी गारंटी देता है। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश करेगा राज्य व्यक्ति के, और कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। ठीक है, तो ये 43 के अंदर जीविका योग्य वेतन के लिए बात करता है।
उसके बाद 43A में क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टार लगा लो। 43A बोलता है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है, जिसमें प्रबंधन से श्रमिकों की भागीदारी शामिल है। ठीक है, उसके बाद अब 47 की बात करते हैं। 47 में पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करता है। ठीक है, 47 जो आर्टिकल है वो पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करता है, जिसमें पोषण स्तर की सुधार, जीवन स्तर को बढ़ाना और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, ये 3 बातें कही गई हैं। ठीक, अब देखो हम लोगों ने समाजवादी पढ़ लिया, अब गांधीवादी पढ़ेंगे। अब गांधीवादी में कितने आर्टिकल आते हैं, गांधीवादी में आर्टिकल नंबर 40 है। गांधी जी तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो गांधी जी आर्टिकल नंबर 40 यानी कि ग्राम पंचायत के स्थानीय सरकार के एकदम फेवरेट ठीक है समर्थन करता थे। ठीक है, तो उनके लिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की बात कही गई है गांधीवादी में। ठीक है, यानी कि ग्राम स्वशासन की बात कही गई है, वही पंचायत और नगर पालिका। ठीक, पंचायत और नगर पालिका ये सब। उसके बाद 43 में कुटीर उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक है, उसके बाद 46 में SC ST व कमज़ोर वर्गों के लिए। ठीक, यानी कि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति व कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा व आर्थिक हितों की सहायता की बात कही गई है। ये 2 पॉइंट 46 के अंदर याद रखना, क्योंकि 46 का आर्टिकल क्या है, SC ST व कमज़ोर वर्ग के लिए। ठीक, उसके बाद 47 आर्टिकल नंबर 47 नशाबंदी के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा नशा का विरोध करते थे, तो वो नशाबंदी 47 याद रखो। फिर 48 पशुपालन, क्योंकि महात्मा गांधी पशुपालन के एकदम समर्थन करता थे, उन्हें पशुपालन करना बहुत पसंद था। ठीक है, खासकर गायों का। ठीक है, तो गाय बैल संरक्षण में थे। उसके बाद 48 पढ़ लिया। अब 49 पढ़ते हैं। देखो समाजवादी पढ़ा। ठीक, उसके बाद गांधीवादी पढ़ा। अब उदार बौद्धिक सिद्धांत पढ़ते हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत में आर्टिकल 44 आता है, जो कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। जितने मन करे उतने स्टार लगा लो और एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। इसका आंसर दो कि समान नागरिक संहिता भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें शुरू की गई थी, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। दो कंडीशन में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। 45 क्या बोलता है, बाल्यावस्था की शिक्षा, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए बात कही गई। देखो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे की शिक्षा की बात कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ठीक कही गई थी। शायद हमने लिख भी दिया, लेकिन उसको इग्नोर करना। ठीक है, वो बताना है और कौन से भाग में ये बताना है। और ये 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है, आर्टिकल 45। ठीक है, 48 क्या बोलता है, पर्यावरण से संरक्षण, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। ये वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात करता है। फिर 49 में स्मारक संरक्षण, यानी कि हमारी जो कि ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, उस ऐतिहासिक धरोहर है उसकी संरक्षण की बात करता है 49। फिर उसके बाद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। ये इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं और सब लोग लाइन वाइज सीरियल वाइज याद रखना है इन सबको, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन इन्हीं सबसे पूछे जाएंगे, कहीं कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज बदली होती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद पूछने का तरीका तो यूपीएससी का यूनिक होता ही होता है, और वही उसके कन्फ्यूज़ करने का एक तरीका है। या फिर स्टेटमेंट से कन्फ्यूज़ करेगा या फिर ऑप्शन से कन्फ्यूज़ करेगा, सिर्फ कन्फ्यूज़ करेगा। ठीक, अगर आप लोगों ने अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा होगा तो कन्फ्यूज़ करने का इतना सवाल नहीं उठता है। ठीक है, उसके बाद 50 तक हम लोगों ने पढ़ा। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति भी पढ़ लिया है। अब देखो एक बार सारे आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं। देखो 38 में सामाजिक व्यवस्था, 39 में नीति के सिद्धांत, 39A विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायत, 41 काम व शिक्षा, 42 मातृत्व सुरक्षा, 43 मजदूरी, 43 का ए श्रमिक भागीदारी, 44 समान नागरिक संहिता, 45 प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, 46 SC ST का संरक्षण, 47 स्वास्थ्य, 48 पशुपालन, 48A पर्यावरण की बात करता है। ठीक है, 49 स्मारक, 50 न्यायपालिका और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक, तो हम लोगों ने उसको पूरा पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इस PPT के माध्यम से ग्राफिक्स वे में सबको शॉर्ट वे में फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। दोबारा आप लोग एक्टिव होकर फिर से बैठ जाओ। देखो उसका उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, यानी कि DPSP में बोला गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, जो कि निर्देशों का साधन करता है। स्रोत क्या है, आयरलैंड का संविधान है और भाग 4 है, 36 से 51 की बात कही गई। देखो DPSP तत्वों की प्रगति क्या है,
DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तत्वों की जो नेचर है वो क्या है, गैर वाद योग्य है, पहले ही बता चुके हैं। और शासन में मूलभूत, देश के संचालन में मूलभूत की इसकी भूमिका है, यानी कि इसका देश का संचालन करना काम है। लेकिन अगर संचालन नहीं हुआ, ठीक है, जैसे कि राज्य में कुछ भी निर्माण योग्य काम था, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बनाना है, लेकिन अगर राज्य में नहीं बनवाया तो ये नहीं होगा कि कोई भी उठ के सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा, वो सीधे राज्य का काम है। तो इसका नेचर तो है इसकी शासन में मूलभूत, देश के संचालन में मूलभूत इसकी भूमिका निभाना है, लेकिन साथ में ये भी नेचर है कि ये गैर वाद योग्य है, ठीक है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया करवाया जा सकता। राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर 3 वैचारिक स्तंभ जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी लोगों के साथ, गांधीवादी जानते ही हैं, और उदारवादी जो कि हमारे आज के वर्तमान समूह को देखते हुए सबकी भलाई को लेकर चलते हुए जो आर्टिकल उन सबको सपोर्ट करते हैं, तो उनको उदारवादी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब समाजवादी में एक बार फिर से रिवीजन कर लो। 30A समाज के लोक कल्याण की बात करता है, 38 है ना। फिर 39 आजीविका, संसाधन और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 39A समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, इन सब की। 41 काम और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, काम और शिक्षा का अधिकार इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल लगा लो, स्टार लगा लो, ठीक है। फिर 42 काम की न्यायपूर्ण और मानवोचित दशाएं, ठीक है। फिर 47 पोषाहार और जीवन स्तर। तो ये इतने समाजवादी के अंदर आ गए। कितने आ गए समाजवादी के अंदर, गिन लो, 3 और 3 6, ठीक है। तो ये 6 आर्टिकल समाजवादी के अंतर्गत याद रखना। उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, 43B सहकारी समितियां, 46 अनुसूचित जाति व जनजाति का संरक्षण, 47 नशीले पेय पदार्थ पर प्रतिबंध, और 48 गाय व अन्य दुधारी पशुओं के वध पर प्रतिषेध, ठीक है। तो 3 4 और 2 6 इसके अंदर भी आ गए, ठीक। उसके बाद उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत में 44 समान नागरिक संहिता, 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की देखभाल, 48 में कृषि और पशुपालन जो कि आधुनिक दृष्टि को देखते हुए बढ़ावा देता है, ठीक है। और 48 पर्यावरण और वन है, और 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, ये इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 2021 और शायद 2023 में इससे क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट में मिला के। कल जब हम इसके PYQ लेकर आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शायद 2-3 अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, पर एक साल UPSC में भी पूछा गया, ईयर नहीं याद है हमको, पर पूछा गया, कल मैं लेके आऊँगी, ठीक। उसके बाद संशोधन और समय के साथ बदलाव क्या है। अब ये संशोधन पढ़ने इंपॉर्टेंट है। देखो संशोधन में आर्टिकल 39A जो कि समान न्याय के लिए संशोधन किया गया, आर्टिकल 43A जोड़ा गया जो कामगारों की भागीदारी के लिए संशोधन इसमें किया गया, आर्टिकल 40A पर्यावरण के लिए संशोधन किया गया, ठीक है। अब इन तीनों का संशोधन याद रखो, इन तीनों का संशोधन कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। कौन कौन सा, 39A, 43A और 48A, जिसमें 39A क्या है, समान न्याय, 43A क्या है, कामगार और भागीदारों के लिए, और 48A क्या है, पर्यावरण के लिए। 39, 43, 40A, 39, 43, 40A, सब लोग मेरे साथ याद कर लो, 39, 43 और 48A, इन तीनों का ए करके याद करना। 39, 43 और 48 का ए करके याद करो, इन तीनों का ए पार्ट, ठीक है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा असमानताओं को न्यूनतम करना, ये जोड़ा गया था। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन, ये सबको पता ही है, और 97वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी समितियों की बात करता है। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये अभी हम किस आर्टिकल में बता के आए हैं, ठीक। उसके बाद क्योंकि एक्टिव माइंड रखोगे तो ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस UPSC की जर्नी में, ठीक है। अब देखो मौलिक अधिकार बनाम DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व। अब देखो मौलिक अधिकार और DPSP में क्या समानता है और क्या समानता है। मौलिक अधिकार और DPSP, देखो ये भाग का 3 है, ये भाग 4 है। मौलिक अधिकार अभी हमने क्वेश्चन में पूछा था लेकिन आप लोगों की अब हेल्प हो गई है ना, चलो देख लिया तो देख लिया, लेकिन सब लोग को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। ये भाग 3, ये भाग 4, और वो भी आयरलैंड से। ये नकारात्मक प्रवृत्ति है, ठीक है, और ये DPSP सकारात्मक प्रवृत्ति है। और उसके बाद ये वाद्य योग्य है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जा सकते हैं। ये गैर वाद्य योग्य हैं, ये व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, और ये सामाजिक आर्थिक लोक कल्याण की बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसको जितने मन करे उतने स्टार करके मेरे साथ बराबर लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। एक वो मेरी तरह इसी तरह बनाओ कॉलम, और उस कॉलम में पॉइंट वाइज करके ऐसे ऐसे करके जितने भी ये मुकदमे हैं उन सबको लिख लो। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1951 का चंपक दोराई राजन केस, जिसमें मौलिक अधिकार को प्रभावी बताया गया था कंपैरिजन टू डीपीएसपी, कि अगर कभी भी भविष्य में, ठीक है, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बीच कभी भी कुछ भी क्या करके टकराव आया, ठीक है, तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स प्रभावी रहेंगे, जो कि 1951 के चंपक दोराई राजन केस में कहा गया था। उसके बाद 1967 का गोलकनाथ केस आता है, जिसमें मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उन्होंने बोला था कि जो है आप लोग कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, पर फंडामेंटल राइट्स में कभी भी संशोधन नहीं किया जाएगा। ये 1967 में गोलकनाथ केस में बोला गया था। उसके बाद फिर 1973 का, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब 5 स्टार लगा ही लो, ठीक है, इसमें केशवानंद भारती केस बोला गया था, जो कि इसकी गोलकनाथ केस के बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद में जितने भी एमएलए एमपी या कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी पत्र, अधिकार पत्र, कुछ भी पेश किया जाता है संविधान को लेकर, ठीक है, उसके विषय को लेकर किसी में भी कुछ भी बदलाव किया जाएगा तो हमेशा मौलिक अधिकारों यानी कि मूल प्रस्ताव को, जो संविधान में एज इट इज़ शब्द जोड़े गए, एज इट इज़ जो कुछ किया गया है, उसमें संविधान की प्रस्तावना में कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारती मामले 1973 के तहत आप सब कुछ बदल दीजिए, सब कुछ, चाहे जितना जो कुछ कीजिए। आर्टिकल भाग 20 में जो कि 368 आर्टिकल है उसके तहत संशोधन किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत आप जितना चाहें जो कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, सिवाय मूल संरचना को क्षति पहुंचाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से समझा दी थी। कौन से? 1973 के केशवानंद भारती केस में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3-4 केसों की बाद का ये एक केस था, ठीक है, जिसमें फाइनली ये एक अंतिम निर्णय आया था। उसके बाद 1980 का मिनर्वा मिल्स केस आया था, जिसमें संतुलन आवश्यक बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन आवश्यक है। तो ये आप लोग ऐसे ही मतलब नॉर्मल वे में याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये। तो ये दोनों तो अवश्य ही याद रखेंगे, लेकिन याद सब रखने हैं, क्योंकि ये हम कुछ गिने चुने ही लेके आए, पर ये 4 के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर आप ये 4 याद कर लोगे तो अगर 4 और भी स्टेटमेंट में करके वो अलग के रखेगा, तो ज़रूरी होगा कि उन चारों में से ये 2 तो होंगे ही होंगे और 2 अलग के होंगे, तो आप लोग मैचिंग ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो। उसके बाद वर्तमान स्थिति में संतुलन कैसे है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक के तत्वों के संतुलन पर रखी गई है, जो कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में बोला गया था, वो अभी हम बता ही चुके हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या देख सकते हैं हम लोग कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई है, कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने की बात कही गई है, और नैतिक शक्ति तो इसमें समाहित है ही, ठीक है। तो एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है, केटी शाह ने इसको डिफाइन करते हुए, डीपीएसपी को डिफाइन करते हुए ये बात कही। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो हमने देखा कि बीपीएससी में और एमपीपीएससी में शायद 2-3 स्टेटों में करके ये स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया। तो वो दिन दूर नहीं कि अब कभी भी यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है। और कल हम जब लेके आएंगे तो शायद पूछा ही हो, अगर हमने मेरी नज़र से गया होगा तो हम कल ढूंढ के लेके आएंगे, अगर देखा होगा तो फिर दिखाएंगे, ठीक है। एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, केटी शाह ने डीपीएसपी को बोला है, ठीक है। अब बाकी हम लोग है ना, बाकी अब हमने डीपीएसपी को कवर कर लिया है, तो डीपीएसपी अब पूरा कवर हो चुका है। आप लोगों का काम है सिर्फ कल, अब आज शाम को 10 मिनट को फिर से वीडियो खोल लेना, तो फिर से रिवीजन कर लेना, एक बार सुन लेना। अगर जिसको इसको समझ में नहीं आया, जो भी डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, हम कल उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। और उसके बाद ठीक कल इसके पीवाईक्यू लेके आएंगे, तो आप लोगों का पुनः एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब कल हमने सिटीजनशिप पढ़ाया था, उसका आज पीवाईक्यू हमको एक मिला है, तो हम लेकर आए। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, ठीक है। हाँ, अब चलो नागरिकता, ठीक है। देखो नागरिकता ये क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है। अब देखो, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही
अधिवास है। अब ये कल हम बहुत 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 जोर देकर ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तो अगर जिसने कल की वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो उसको इस स्टेटमेंट को पढ़ने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो तुरंत इसका सटाक से आंसर जानता ही होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है भारत में। ठीक है, तो इसका भी आंसर वो जानते होंगे जो कल वीडियो देख के आए हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसका भी आंसर वो जानते होंगे। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग कौन, सब लोग रुको 2 मिनट हम रुक जाते हैं। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, तो पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं 2 मिनट रुकी हूँ। चलो अब टाइम अप, सब लोगों का टाइम ख़त्म आंसर देने का। अब हम इसका आंसर देते हैं, 1 मिनट रुको। देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि भारत ने एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। अब दूसरा क्या बोलता है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति होता है, तो उसको वो जन्म से तो नागरिक होगा, तो वो राष्ट्रपति बन ही सकता है, लेकिन उसने प्रकटीकरण के द्वारा भी भारत में राष्ट्रपति वो बन सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्या बोलता है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं भाई, एक बार नागरिकता दे दी गई है, लेकिन हम लोग 3 वो मुद्दे बताए थे कि राष्ट्र को अगर अहित पहुंचा रहा है, ठीक है, या फिर किसी और देश की उसने नागरिकता ग्रहण कर ली, तब भी हम लोग उसकी नागरिकता हटवा सकते हैं ना, उसकी नागरिकता हटा दी जाएगी ना देश से। तो उसके 2-3 कारण और भी हैं, तो ये तो ऑड क्वेश्चन है ही, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है, केवल 1A क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर A सही है, यानी कि 1 केवल सही है। चलो एक्सप्लेनेशन भी एक बार इसका देख ही लेते हैं। देखो उत्तर A सही है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 5 से 11 में नागरिकता के मुद्दों को संबोधित किया गया या निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, जिसमें भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता का प्रावधान है। भारत के नागरिक केवल भारतीय संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं। इसके अतिरिक्त एक भारतीय नागरिक की नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाती है जब वे स्वेच्छा से किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब कोई अपनी इच्छा से किसी अन्य क्षेत्र में स्थायी निवास कर लेगा तो केवल ही वहाँ का निवासी हो जाएगा, भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब दूसरा क्या बोलता है, क्योंकि भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और भारतीय संविधान के अनुसार जन्म से एक नागरिक हो सकता है और साथ ही प्रकटीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने में नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद बनने के लिए पात्र हैं। तो ये स्टेटमेंट जिसमें एक ही बात कही गई थी, तो सेकंड नंबर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 भी रॉन्ग है, क्योंकि एक विदेशी पहले भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उसे अपनी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। भारतीय नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है, और यदि छल से नागरिकता प्राप्त हो जाए, 2-3 कारण तो हमने बताए ही थे, तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन A। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम लोगों को DPSP में लेके आने हैं PYQ, तो कल वो सॉल्व करेंगे, दोबारा उसका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एक नया थीम कल फिर से आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए, और सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। ठीक, और उसके बाद कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।